हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ श्वसन एक जैव प्रक्रम जो टॉपिक लिए चल रहे थे। और जैव प्रक्रम जो टॉपिक था, उस जैव प्रक्रम के टॉपिक के अंतर्गत आपको जो पोषण, श्वसन, पाचन जो पढ़ना था, उसके तहत हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं श्वसन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पायरेशन। तो प्यारे बच्चों, आप लोग श्वसन जानते हैं। श्वसन में प्यारे बच्चों क्या होता है, हम सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। यानी सांस अंदर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। क्योंकि पाचन के द्वारा जो हमारे अंदर भोज्य पदार्थ, जो पोषक पदार्थ यानी ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, उस ग्लूकोज यानी भोज्य पदार्थ को तोड़ना होता है। क्योंकि जब तक उस ग्लूकोज को तोड़ा नहीं जाएगा, भोज्य पदार्थों को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं? सांस को लेते हैं। और सांस को लेते हैं और साथ में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आप प्यारे बच्चों सभी ने देखा होगा, हम स्वयं इसका अनुभव करते हैं। हम सांस कंटिन्यू लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी वायु को लेना, वायु को छोड़ना। बस अंतर क्या है कि जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। लेकिन जब श्वसन की क्रिया हो जाती है, जब वो ऑक्सीजन उस भोजन, उस ग्लूकोज को तोड़ देती है और तोड़ने के बाद उसे ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, तो ऊर्जा में कन्वर्ट करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो हम श्वसन के बाद निकालते हैं वायु, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने कहा कि भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज को हम लेंगे, हम ग्लूकोज को लेंगे। और ग्लूकोज को जब लेंगे तो ग्लूकोज में क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। हमने श्वसन में कौन सी गैस ली है? ऑक्सीजन ली है। और ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। और तोड़ने के बाद हमने क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल का निर्माण होगा। साथ में किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का। और जो हमें इस जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो मुख्यतः ऊर्जा श्वसन से ही प्राप्त होती है। यानी हम अब तक समझते चले आए हैं कि ऊर्जा हमें भोजन से यानी पाचन से मिलती, पाचन से हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। आपके सामने आपको दिख रहा होगा ऊर्जा मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा? इस पूरी प्रक्रिया को, श्वसन को सबसे पहले समझना होगा। रियल में श्वसन होता क्या है? तो श्वसन जो रियल में होता है वो एक कोशिका में होता है, सेल में होता है। इसीलिए हम इसे सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं, श्वसन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं श्वसन को। तो श्वसन को लेकर आए तो प्यारे बच्चों कैसे समझना होगा? जीवों में होने वाली वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ, अभी हमने आपको बताया था कि भोज्य पदार्थ मतलब जो भोजन होता है, उस भोज्य पदार्थ जो पाचन के द्वारा हमें भोजन प्राप्त हो गया है, जो भोज्य पदार्थ प्राप्त हो गया है, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, वो ग्लूकोज जो होता है, ये देखो ग्लूकोज है। भोज्य पदार्थ क्या है? मुख्यतः ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन तथा एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और उस ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है और क्या बन जाती है? ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे श्वसन कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो कि कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है और मुख्यतः कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको समझना होगा, श्वसन जो हम समझते थे सांस लेना, सांस छोड़ना, ये रियल में क्या होता है? ब्रीथिंग होती है, यानी श्वासोच्छ्वास है। उसे भी हम पूरी श्वसन प्रक्रिया को, पूरी जो मैकेनिज्म है उसको हम समझाएंगे।
पहले हम श्वसन को समझ लेते हैं कि असल में श्वसन होता क्या है। तो श्वसन आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया क्यों है, क्योंकि ये जीवों में होती है। किस में होती है, जीवों में होती है। और रासायनिक क्रिया हमने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर और एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, नवीन गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यानी जीवों में होती इसलिए जैविक, और रासायनिक क्रिया है नया पदार्थ बनता है इसलिए रासायनिक। तो इसे हम कहेंगे जैव रासायनिक क्रिया है, इसीलिए हमने कहा है ये कैसी है, जैव रासायनिक अपक्रिया है। अब बात होती है कि ये संपन्न कहाँ होती है। तो संपन्न होने के लिए कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कोशिका की संरचना, और उस कोशिका की संरचना में आपने देखा होगा कोशिका द्रव्य इसमें भरा होता है। इस कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और इसी कोशिका द्रव्य में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक आदि संरचनाएं होती हैं। और उसी में एक संरचना है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने देखा होगा इस तरह संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। तो प्यारे बच्चों इस माइटोकॉन्ड्रिया में और ये जो कोशिका द्रव्य होता है इसी में ये जो श्वसन वाली प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो प्यारे बच्चों कैसे संपन्न होती है, तो आपने देख लिया कि कोशिका द्रव्य में होगी और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब आते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है, हमने कहा रासायनिक अपक्रिया है। तो किस तरह ये रासायनिक अपक्रिया है, तो हमने प्यारे बच्चों क्या लिया, ग्लूकोज लिया, और इस ग्लूकोज के साथ में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। क्योंकि श्वसन के द्वारा, श्वसन में हम कौन सी श्वासोच्छ्वास जो होती कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन मुख्यतः गैस लेते हैं। और हमने बताया था एंजाइम, कुछ एंजाइम होगी। हमने पहले बताया था जीव में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया जो भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज का ऑक्सीजन और एंजाइम दो चीज़ों की उपस्थिति में होगी। तो हमने एक ऑक्सीजन ले लिया और दूसरा एंजाइम ले लिया, और जब हमने ले लिया तो निर्माण किसका हुआ, एक तो जल का निर्माण हुआ, दूसरा किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। जल का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा का निर्माण हो गया। और श्वसन क्रिया में हमने बताया था ऊर्जा का ही निर्माण होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखे होंगे कि आप कोई भी कार्य करते हैं, आप बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं या कोई भी जीव कोई एक्टिविटी करता है, और उस कार्य को करने के लिए हर जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम इस समय बोल रहे हैं, हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें क्या होता है, सांस लेनी पड़ती। क्यों लेनी पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी। क्यों छोड़नी पड़ती, क्योंकि आपको क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो गया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हमें निकालना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या बनती है, ऊर्जा। तो आपने देखा होगा ये निर्माण हो जाता है। अब बात आती है, हमने कहा कि कोशिका द्रव्य में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे श्वसन होता कितने प्रकार का है। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं द काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन। द काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन मतलब श्वसन के प्रकार की ओर चलते हैं। तो श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि श्वसन प्रक्रिया जो होती है, पूरी प्रोसेस, पूरी मैकेनिज्म जो होगी उसको हम विधिवत आपको बताएंगे। मानव में श्वसन कैसे होता ये सब स्पष्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले श्वसन की क्रिया को जो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग कोर्स में है या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके तहत जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो श्वसन जब आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे तो हम चलते हैं श्वसन के प्रकार की ओर। तो प्यारे बच्चों श्वसन जो होता है, श्वसन की चाहे जितने भी जीव हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, उसमें दो प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो दो प्रकार से कैसे होती है, श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक आक्सीय श्वसन होता है, दूसरा अनाक्सीय श्वसन होता है। यानी एक आक्सीय श्वसन, दूसरा अनाक्सीय श्वसन। तो प्यारे बच्चों इनको अच्छी तरीके से समझना होगा। कैसे, इन शब्दों से हम लेकर चलते हैं। पहला हमने कहा आक्सीय। आक्सीय का मतलब है ऑक्सीजन उपस्थित होगी। अनाक्सीय, अनाक्सीय का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थित और अनुपस्थित से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विदाउट ऑक्सीजन भी ये क्रिया संपन्न हो जाती है। यानी हम कहेंगे आक्सीय श्वसन,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जबकि अनाक्सीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ये दो प्रोसेस होती है आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण की। अब प्यारे बच्चों, जब आक्सीय शोषण की ओर हम सबसे पहले चलते हैं, आक्सीय शोषण की ओर चलते हैं, तो आप देखेंगे आक्सीय शोषण जो होता है, आक्सीय शोषण इसे हम वायवीय शोषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु की आवश्यकता होती है और वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो हम इसे वायवीय शोषण भी कहते हैं, जबकि अनाक्सीय शोषण को अवायवीय शोषण भी कह देते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एरोबिक और इसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं एरोबिक या ऑक्सी या वायवीय शोषण की ओर। तो वायवीय शोषण में प्यारे बच्चों क्या होगा? पहले इस ऑक्सीय शोषण को आपको समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि हम जब कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो उसे अपनी भाषा में लिखने में सक्षम हो जाते हैं, और जब समझ जाते हैं तो आपके लिए स्थायी, मतलब आपके माइंड में स्थायी स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर हो जाएगा तो बेहतरीन तरीके से, चाहे जिस तरह से अतलगुत्री, बहुकल्पी, चाहे जैसे प्रश्न पूछे जाएं, उसको आप उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो ऑक्सीय शोषण वह श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे हम ऑक्सीय शोषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। वह श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती, उसी को हम ऑक्सीय शोषण कहते हैं। लिखा, जीवों में होने वाली वह श्वसन प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे ऑक्सीय शोषण कहते हैं। यानी ऑक्सीय शोषण में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, और यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि जो ऑक्सीय शोषण होता है वह कोशिका के किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, या हिंदी में इसी को कहते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका कहिए या माइटोकॉन्ड्रिया कहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज ही तो मुख्य था पोषक पदार्थ, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी पूरी तरह से दहन कर दिया जाता है। और इस प्रकार कुल या तो 36 या फिर 38, यानी या तो 36 या तो 38 एटीपी, दोनों सही हैं, जो भी कहा जाए दोनों सही है। तो ज़्यादातर 38 लिखा होता, तो 38 एटीपी। अब एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा के सिक्के कहलाते हैं। एटीपी ऊर्जा के सिक्के होते हैं, और ये एटीपी बनते हैं, या हम कह सकते हैं अथवा 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है ऑक्सीय शोषण। तो ऑक्सीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसके द्वारा 36 या 38 एटीपी का निर्माण होता है, अथवा हम कह सकते हैं 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। अब हम चलते रासायनिक समीकरण क्या होती है। हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है, साथ हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन मिल गई, और ऑक्सीजन के बाद हमें क्या बन जाता है? जब ये पूरी श्वसन क्रिया हो जाएगी, और ये कैसे होगी? एंजाइम की उपस्थिति में, ऑक्सीजन प्लस एंजाइम की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड, और तथा बन जाएगा जल। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण क्या बनेगी? ऊर्जा बन जाएगी। अब कितनी बनेगी? 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, या फिर हम इसी को कहते हैं 36 या 38 एटीपी। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे इसे संतुलित करना चाहें तो हम कहेंगे कार्बन यहाँ 6 है, तो कार्बन 6 है, तो यहाँ हम कर लेंगे कार्बन 6 यानी 6 बढ़ा लेंगे। और हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ 6 बढ़ा लेंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, कार्बन 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन देखेंगे 6 दूनी 12 और 6, 12 6 18, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर हम कर लेंगे 6, तो देनी हो जाएंगे 6 दूनी 12 और 6 18, यानी 6 कार्बन
12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 यहाँ है, 6 दूनी 12 यहाँ, टोटल हो गए 18, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ 6 18, यानी इस प्रकार ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो जाती है। और इसीलिए हमने कहा था श्वसन कैसी है, जैव रासायनिक क्रिया, जीवों में होने वाली एक रासायनिक अपक्रिया है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब हम चलते हैं अनाक्षी श्वसन की ओर। आक्षी श्वसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है और आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर हो सके, ताकि आप अन्य बच्चों की मदद कर सकें और साथ में हमें भी एक पॉजिटिव ऊर्जा आप देंगे, ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाना चाहते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझाना चाहते हैं। हमारे वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करिए और साथ में एक अच्छे, या तुम्हें अच्छा लगता है या कोई कमी है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिए। तो हम चलते हैं अनाक्षी श्वसन की ओर। दूसरा जो प्रोसेस है वो अनाक्षी श्वसन है, जिसे हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं अनाक्षी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, या फिर ऑक्सीजन उपस्थित हो या ना उपस्थित, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। ऑक्सीजन होगी तब भी होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी होगी, यही कहलाती है अनाक्षी श्वसन। बस इसमें क्या होता है, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, यानी साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होती है, और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसे कहते हैं जीवों में होने वाली वह श्वसन प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद ऊर्जा तथा एथेनॉल, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा, और एथिल अल्कोहल का मतलब होता है एथेनॉल। एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। तो एथेनॉल कैसे निर्माण होता है, तो आइए प्यारे बच्चों हम समझते हैं। हमने क्या लिया था, C6H12O6, साथ में यदि ऑक्सीजन हो चाहे ना हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज दैट यदि ऑक्सीजन है चाहे ना हो तब भी ये संपन्न होगी, लेकिन अंतिम उत्पाद इसमें बनता है C2H5OH और प्लस CO2 का निर्माण होता है, और साथ में बनती है ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कितनी बनती है, 27 किलो कैलोरी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। हम दोबारा फिर रिपीट करते हैं। आक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी उपस्थित और अनुपस्थित का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऑक्सीजन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यदि नहीं है तब भी संपन्न होगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं अनाक्षी श्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और इसमें अंतिम उत्पाद बनता है एथिल अल्कोहल, यानी C2H5OH, यानी एथेनॉल का निर्माण होता है, और साथ में ऊर्जा का भी निर्माण होता है, और इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता। पूर्ण तरीके से दहन होगा तो आपने देखा था 673 कैलोरी ऊर्जा बनी थी, यहाँ पर केवल कितनी बन रही है, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बन रही है। यानी हम कह सकते हैं इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन या ऑक्सीकरण होता है। यानी इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होता, पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन का, पूर्ण तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता, दहन नहीं होता है, इसीलिए अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों समझना है कि अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, किन परिस्थितियों में होता है। तो परिस्थिति कौन कौन सी है, पहली परिस्थिति आती है, ये किसमें होती है, ईस्ट में। किसमें होती है, ईस्ट में, यानी एक प्रकार का क्या है, कवक। दूसरा कहाँ पर होती है, दूसरा जो किण्वन होता है,
और किण्वन भी कहाँ होता है? ईस्ट में। तीसरा होता है मांसपेशियों में। तो प्यारे बच्चों, समझना है आपको ये कोशिका द्रव्य में कब संपन्न होगी। एक तो ये होता है ईस्ट। ईस्ट एक प्रकार का कवक है, उस कवक में संपन्न होगी। कवक में संपन्न होती, कवक में। और किण्वन होता है, एक किण्वन प्रक्रिया होती, फर्मेंटेशन, उसमें होता है। और तीसरी होती है मांसपेशियाँ, यानी जो मानव हो या जंतु होते हैं, जैसे कोई बहुत भारी कार्य कर रहा है, जो बहुत बड़ा टास्क, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस समय आप देख रहे होते हैं कि बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम थक जाते हैं और हम सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, ऐसे सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी सांस छोड़ते हैं। तो जल्दी सांस लेना, जल्दी सांस छोड़ना, इसका मतलब हम ऑक्सीजन जल्दी जल्दी ले रहे हैं। और उस परिस्थिति में ये जो ऑक्सीजन जो आती है फेफड़ों से होते हुए आस पड़ोस पहुँच जाती है, जबकि दूर की मांसपेशियाँ जैसे हाथ की या पैर की जो मांसपेशियाँ हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो उन मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ही, और किसमें? अनुपस्थित में ही किसमें? कोशिका द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में। हमने बताया देखो, मांसपेशियों में अधिक भारी कार्य करते समय, जब अधिक भारी कार्य करेंगे तो उस समय क्या होगा? बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन कम होने के कारण नहीं पहुंचती है, तब भी एक श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है। वही कौन सी श्वसन प्रक्रिया है? अनाक्षी श्वसन। लेकिन मांसपेशियों में जो बनता है अंतिम उत्पाद, वो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? यानी मांसपेशियों में हमने बताया है कि मुख्यतः क्या बनता है? मुख्यतः बनता है एथेनॉल। हमने बताया क्या बनता है? एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। लेकिन जो मांसपेशियों, जो मानव होता है, मानव की मांसपेशियों में जो बनता है अनाक्षी श्वसन, उस अनाक्षी श्वसन में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और यही लैक्टिक एसिड, अब देखो यहाँ से एक बात और समझनी है। पूछा जाता है, कहा जाता है कि मनुष्य की मांसपेशियों यानी हाथ पैर में दर्द होने लगता है। अधिक कार्य करने से क्या होता, देखा होगा, दर्द होने लगता है। ज़्यादा आप खेलते हैं, दौड़ते हैं तो हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। अब ये दर्द किसके कारण होता है? दर्द ये होता है लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दर्द यानी पेन होता है। और ये कैसा यौगिक है? अस्थायी यौगिक है, टिकाऊ नहीं है। ये कुछ समय बाद अगर विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए, तो ये लैक्टिक एसिड समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हमारा दर्द भी समाप्त हो जाता है। यानी लैक्टिक एसिड के कारण ही ये दर्द संपन्न होता है। तो ये लैक्टिक एसिड हो जाता है। तो इसे हम एक पूरी संपूर्ण रासायनिक अपक्रिया के द्वारा समझाते हैं। तो आइए उस रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण तरीके से बताते हैं। ऑक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन कैसे होता पूरा बताते हैं जरा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ऑक्सी श्वसन को, अनाक्षी श्वसन को, दोनों तरीके को अच्छी तरीके से समझ लिया। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। हमने बताया मांसपेशियों में होती है, जिसके द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कुछ कवकों में, कुछ जीवाणु में होता है। वो अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। उसे हम एक ही रिएक्शन के द्वारा देखो कैसे समझते हैं। तो हम कहेंगे सबसे पहले हमें भोजन के रूप में क्या मिल गया है? ग्लूकोज। भोजन के रूप में हमें क्या मिल गया है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया है। ग्लूकोज के बाद एक पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन परमाणु का होता है। ये प्यारे बच्चों क्या होता है? 3 कार्बन परमाणु का यौगिक है। 3 कार्बन परमाणु का यौगिक, 3 कार्बन परमाणु का यौगिक होता है। इसके 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पायरुवेट हमने लिखा, पायरुवेट बना। यही पायरुवेट, अब देखो यहाँ पर हमने 3 एरो बनाए हैं और तीनों एरो को एक ही रिएक्शन में हमने समझाया कैसे। अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हुई तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहाँ होगी? ईस्ट में। हमने बताया ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है और जिसमें होता है अनाक्षी श्वसन।
और देखो क्या बनेगा, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती, प्लस क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा ही मेन है। तो ये कौन सी प्यारे बच्चों हो गई, अनाक्षी श्वसन हो गया। ये कौन सा हो गया, अनाक्षी श्वसन। कैसा हो गया, अनाक्षी श्वसन। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीजन का अभाव है, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर हमने बताओ मानव में कहाँ होगी, मांसपेशियाँ। हमारे जो हाथ की या पैरों की जो मांस होता है उनकी मांसपेशियों में जब होगा, हमने बताया था जब बहुत वर्क आप कठिन करेंगे, बहुत बड़ा टास्क करते हैं, दौड़ कूद एक्सरसाइज करते हैं, उस समय मांसपेशियों में क्या होगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, साथ में किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का। और हमने बताया था ये क्या है, अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है, ये टिकाऊ नहीं है, अस्थायी यौगिक है, यानी लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। और अगला हमने बताया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यही मेन श्वसन होता है, जो कहाँ पर होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। और माइटोकांड्रिया में होगा, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और बनेगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगी ऊर्जा। यानी तीनों परिस्थितियों में है ऊर्जा का प्राप्ति हुई है। पहली रिएक्शन में ऊर्जा, दूसरी रिएक्शन में ऊर्जा, तीसरी रिएक्शन ऊर्जा सब में बन रही है, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा यहाँ से बनेगी क्योंकि यही है आपका ऑक्सी श्वसन। कौन सा है, ऑक्सी श्वसन। और ये कौन सा है, अनाक्षी श्वसन। और ये भी दोनों, ये भी अनाक्षी श्वसन है, ये भी अनाक्षी श्वसन है। तो दो ये अनाक्षी श्वसन की प्रक्रियाएं हो जाती हैं, ये जो आपके ईस्ट और जीवाणु में होती हैं, जबकि ये वाली का इसमें होती है, ये मानव की जो मांसपेशियां उसमें होती है, और ये जो होती है जंतुओं में, वनस्पतियों में, मुख्य श्वसन यही है, मुख्य श्वसन यही है। इस प्रकार ये श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और इससे आपने यहाँ तक आप समझ लिया है, तो अच्छी तरीके से यह समझ लिया है तो आपने यहाँ तक समझा। अब आता है कि ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन में डिफरेंस क्या होता है, मतलब डिफरेंस मतलब अंतर क्या होता है, ये भी टॉपिक पूछा जाता है। जब आप ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो अब अंतर करने में आपको कोई भी समस्या, तनिक भी समस्या नहीं होगी। अब देखो हम बारी बारी से इसको समझाते हैं, बताते हैं, बस धैर्य पूर्वक आप इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। जब तक आप पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए चलते हैं अब हम डिफरेंस की ओर, ऑक्सी अनाक्षी श्वसन अंतर की ओर। जब आपने ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है और बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, तो यदि ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर आते हैं तो अंतर को आप स्वयं अपनी भाषा में स्वयं करेंगे। अगर आपको तनिक भी दिक्कत है तो पुनः इसे पूरे वीडियो को देखिए, देर से आए तो पूरे वीडियो को देखिए, आपको अंतर स्वयं करने आएंगे, ये हमारा वादा है। देखो सबसे पहले हमने कहा ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, हमने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जबकि अनाक्षी श्वसन हमने बताया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो पहला तो अंतर ही हो गया, तो हम कहेंगे ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें कहेंगे तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो एक डिफरेंस यहाँ से हो गया। दूसरा हम कहेंगे, दूसरा हमने बताया था जब ऑक्सीजन होती है पूर्ण दहन का काम करती, यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण दहन होगा। तो दूसरा अंतर। तो यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाएगा, यानी इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण या दहन हो जाता है। और इसमें हम क्या कहेंगे,
तो इस श्वसन में यानी अनाक्षी श्वसन में क्या होगा, इस श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होगा। देखो 2 अंतर बड़ी आसानी से आप समझ गए। तीसरा अंतर देखिए, हमने आपको बताया था आक्षी श्वसन कहाँ पर होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि अनाक्षी श्वसन हमने कहाँ बताया था, अनाक्षी श्वसन आपका होता है किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यह श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो ये आपके अगला डिफरेंस हो जाएगा। तो आपने इसे भी समझ लिया, 3 डिफरेंस आपके हो गए। और चौथा हम लेकर चलते हैं। तो चौथे डिफरेंस की ओर प्यारे बच्चों चलते। चौथा डिफरेंस क्या कहता है, इस प्रक्रिया में 38 ATP या 36 हमने बताए थे, 36 ATP का निर्माण होता अथवा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन में हमने बताया था अपूर्ण दहन होता है। तो कितना बनेगा, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा या फिर 2 ATP का निर्माण होता है। ये चौथा डिफरेंस हो जाएगा। अब हम 5वें डिफरेंस की ओर चलते हैं। तो 5वें डिफरेंस की ओर चलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, यह प्रक्रिया स्वपोषी पादप, जितने भी स्वपोषी पादप होते हैं और जितने भी जंतु होते हैं, उन पादपों और जंतुओं में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, आक्षी श्वसन होती है। जबकि हमने आपको बताया था यह प्रक्रिया जो अनाक्षी श्वसन वाली प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया किसमें होती, कवकों, ईस्ट, जीवाणुओं तथा अधिक कार्य करने वाली मांसपेशियों में होती। जितनी भी मांसपेशियां होती हैं उनमें कौन सी संपन्न होती है, कौन सी, अनाक्षी श्वसन संपन्न होती। ये हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। और डिफरेंस ऐसे, अगर आपने सभी आक्षी और अनाक्षी श्वसन को समझ लिया है तो संपूर्ण तरीके से आपको ये जो आक्षी अनाक्षी श्वसन जो डिफरेंस हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपके डिफरेंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने श्वसन की प्रक्रिया को समझा, श्वसन कितने प्रकार का होता, आक्षी अनाक्षी श्वसन को समझा, फिर हमने आपको बताया आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। यहाँ तक आपने पूरा वीडियो विजिट किया और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आप जितने भी आपके मित्र हैं और जहाँ तक आपके जितने भी प्लेटफॉर्म उपस्थित हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, वहाँ पर आप शेयर अवश्य करिए। कम से कम 5 या 10 लोगों को अवश्य शेयर करिए और साथ में हमारे ऊर्जा के लिए कमेंट जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।